हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सीरीज में आज हम लोग एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह के अंतर्गत मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का प्राचीन बिहार का इतिहास को हम लोग डाल दिया है, जिसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख लें और चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, ताकि मेरे द्वारा आने वाले अगले सभी प्रकार के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास मध्यकालीन बिहार के इतिहास से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्यकालीन बिहार के इतिहास को कुछ भागों में काल पीरियड में बांटा गया है, जिसमें पहला है तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन के अंतर्गत बिहार का शासन। उसके बाद है स्थानीय वंश, जो कि बिहार प्रांत के ही क्षेत्र में इसका राज्य क्षेत्र सीमित है, जो कि है कर्नाट वंश। उसके बाद है सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल के अंतर्गत बिहार का क्या क्या योगदान है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद मुगल काल में बिहार। अफगान शासन में बिहार, जिसमें शेर शाह सूरी के शासनकाल को मुख्य तौर पर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया है, इस शासनकाल में, अफगान शासनकाल में। उसके बाद है सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म में बिहार का क्या क्या योगदान है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसमें सिख धर्म के अंतर्गत देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तुर्क शासन के अंतर्गत बिहार का क्या योगदान है, उस समय बिहार में क्या क्या हुआ तुर्क शासन के दौरान। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तुर्क शासन में बिहार। तुर्क शासन जो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तब बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। तुर्क शासन का सबसे पहला श्रेय बिहार में किसको जाता है? बख्तियार खिलजी को जाता है। और बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? एक दास था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उस उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी। 1800 कब था? 1198 में था। बख्तियार खिलजी की पहली सफलता सबसे पहले कहाँ हुआ था? उदंतपुरी बिहार, जो कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। कब हुआ था? 1198 में हुआ था। बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इन विश्वविद्यालयों में उसने आग लगवा दिया था। किसने आग लगवाया था? उदंतपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, बख्तियार खिलजी में। और ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? नालंदा में स्थित है। उसने 1203-4 ईस्वी में नादिया, जो कि बंगाल में है, पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश के शासक कौन थे? लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही दौड़कर भाग गए। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपना राजधानी बनाया। बख्तियार ने उस समय क्षेत्र को जीतकर कहाँ का राजधानी बनाया? लखनौती को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाया। बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने कर दी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है। बख्तियार खिलजी का वो कहाँ दफनाया गया है? इमादपुर में। और उसको किसने मारा था? अली मर्दान ने हत्या कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय वंश देखेंगे, जो कौन है? कर्नाट वंश है। मिथिला के कर्नाट वंश। पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का क्या हुआ? उदय हुआ। कर्नाट वंश के संस्थापक नानदेव थे। संस्थापक कौन थे कर्नाट वंश का? नानदेव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में क्या है? नेपाल में है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहा था। कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगुन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। किसने की है? कर्नाट वंश के तुर्क सेनापति
टूगुन के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की है। सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था। गियासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव समाज सुधारक भी था। क्या था हरि सिंह देव? क्या था? समाज सुधारक भी था। हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। हरि सिंह क्या था? इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण समय, और उसके समय एक प्रथा का संचालित हुआ जो क्या था? पंजी का प्रबंधन करना था। अब देखेंगे फ्रेंड्स, सल्तनत काल में बिहार। सल्तनत काल में बिहार का क्या क्या उसमें भूमिका है, उसको हम लोग एक नज़र से अवलोकन करेंगे। दिल्ली के सल्तनत एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक तो युद्ध का क्या बना था? अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का क्या था? प्रथम सुल्तान था, जिसने बिहार पर क्या किया? अभियान किया। उसने 1225 में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय खत्म हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार पर कब अभियान किया? 1225 में किया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण 1324 से 25 में हुआ था। गियासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। फिरोज शाह तुगलक भी अपने बंगाल अभियान के समय बिहार आया। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण मिले हैं। राजगीर के जैन मंदिर है, उसमें फिरोज शाह तुगलक क्या किया? बंगाल अभियान जब किया था उसमें क्या किया था? अनुदान दिया था। सब्सिडी के तौर पर उसमें क्या किया था? अनुदान दिया था। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों में सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का था, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित था। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज की रचना तबकाते नासरी बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिनहाज ने एक रचना किया था जो क्या था? तबकाते नासरी में बिहार का उल्लेख क्या मिलता है? उसमें चर्चा मिलता है। अफगान शासन में बिहार। सिकंदर लोदी ने 1495-96 ईस्वी में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? दरिया खान नुहानी ने। किसने नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने। कब किया था? 1495 से और 96 ईस्वी के कालखंड के बीच के लिए किया था। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र बहार खान नुहानी ने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। किसने आ गया बिहार? महमूद लोदी। किससे बचने के लिए? बाबर से बचने के लिए कहाँ आ गया? बिहार में शरण करने लगा। बाबर ने 1529 में घाघरा के युद्ध में बिहार के इस अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह का नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? शेर शाह का फिर से सत्ता काबिज हो गया। कब से? घाघरा युद्ध के पश्चात। अब हम लोग देखेंगे शेर शाह सूरी का हम लोग इतिहास देखेंगे। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? हसन खां था, जो सासाराम के जागीरदार थे। कहाँ के थे? सासाराम के जागीरदार थे, जो कि वर्तमान बिहार का एक जिला है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। किसने उपाधि दिया था? फरीद खां को शेर खां का बहार खां नुहानी ने उपाधि दिया था। पहले क्या था बचपन का नाम शेर शाह सूरी का? फरीद का था, जो कि बाद में चलकर शेर खां की उपाधि किसने दिया था? बहार खां नुहानी ने दे दिया था। तत्पश्चात उसके बाद फरीद खां को क्या बोला जाने लगा? शेर शाह बोला जाने लगा। शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां का विधवा दूदू बेगम से क्या किया था? विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने क्या अधीन कर लिया। शेर खां ने
1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की? शेर शाह की उपाधि धारण की थी। कब किया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके। 1540 ईस्वी में कनौज, जिसे बिलग्राम भी बोला जाता है, कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना किया था। सूरवंश की स्थापना दिल्ली में कब हुआ था? 1540 में हुआ। 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह की तारीख दाऊदी में मिलता है। 1541 में शेर शाह ने पटना में क्या बनाया? एक दुर्ग बनवाया। इस नगर में बिहार की और इसको क्या बनाया? बिहार की राजधानी उसको बना दिया। इसका वर्णन किस में मिलता है? अब्दुल्लाह की तारीख दाऊदी में इसका चर्चा किया गया है। शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, शेर शाह ने 1543 ईस्वी में रायसीन, 1544 ईस्वी में मरवाड़ विजय किया और 1545 ईस्वी में कलिंजर अभियान में गोला फटने से वो क्या हुआ? घायल हो गया। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। शेर शाह ने दो महत्वपूर्ण अभियान किया था। 1543 में रायसीन का और 1544 में किसका? मरवाड़ विजय किया था। और 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान वो क्या हो? घायल हो गया। तत्पश्चात उसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया। शेर शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में क्या था? अष्टकोणीय है एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह के मकबरा कहाँ है? सासाराम है। जो किस शैली में बना? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की शैली में उसको बनवाया गया है और जिसको शेर शाह ने खुद ही प्रारंभ कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कौन? इस्लाम शाह ने उसको बनवाया, जो कि जिसका आकार कैसा है? अष्टकोणीय है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया। शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया। शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 ईस्वी में मच्छीबार एवं सर हिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर उसकी सूरवंश की अंत कर दिया। मुगल काल में बिहार। शेर शाह की मृत्यु के बाद कुछ वर्षों तक सूरवंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555-56 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कारा रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का क्या हुआ? गठन किया गया। ताज खां कारा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र दाऊद खां कारा रानी ने इसका क्या किया? विरोध किया। अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 ईस्वी में उसने पटना को जीता। अकबर ने पटना को कब जीता? 1576 ईस्वी में जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां। 1580 में बिहार को मुगल द्वारा एक सूबा या प्रांत का दर्जा दिया गया। अकबर द्वारा मुनीब खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर द्वारा मुनीब खां को क्या बनाया गया? बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति 1887 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफ़ी मजबूत हो गया था। मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया। जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र से मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त हुआ था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। इसके बाद यह पद
केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को क्या बनाया, बिहार का प्रांतपति बनवाया। उसके बाद से यह पद केवल किसको दिया जाने लगा, राजकुमार को दिया जाने लगा। अब हम लोग देखेंगे औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था। औरंगजेब ने किसको 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त किया था, अपने पुत्र राजकुमार अजीम को। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद कर उसका सौंदर्यीकरण किया। पटना का नाम किसने तब्दील किया, अजीम ने क्या पटना किस नाम में तब्दील कर दिया, अजीमाबाद। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में पटना को अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया। पटना में अपना क्या किया, और औपचारिक राज्याभिषेक किया किसने, फर्रुखसियर। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। फ्रेंड्स, मध्यकालीन मुगल काल में देखें तो 2 शासक का राज्याभिषेक कहाँ, पटना में हुआ था, जिसमें पहला है फर्रुखसियर 1713 में हुआ था, और दूसरा है शाह आलम द्वितीय है जिनका हुआ था 1761 ईस्वी में राज्याभिषेक पटना में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, औरंगजेब की मृत्यु जो कब हुआ था, 1707 में के बाद कमज़ोर होती सत्ता में बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां 1727 ईस्वी तक बिहार बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। इसके बाद सरफराज खान नवाब बना। अलीवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध जो कब हुआ था, 1740 ईस्वी में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बन गया। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बना लिया और 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु तक बिहार बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष क्या हुआ, नियंत्रण रहा। अब हम लोग देखेंगे सिख धर्म में बिहार का क्या क्या उसमें योगदान है, उसको देखेंगे। सिख धर्म और बिहार। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव थे। उन्होंने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की क्या किया था, यात्रा किया था। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। यहाँ वे अपनी पत्नी कौन, गुजरी देवी को छोड़ गए थे जो माँ बनने वाली थी। यहीं पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। तेग बहादुर जो सिख के 9वें गुरु हैं, उनके पत्नी के नाम क्या थे, गुजरी देवी, जो कि जिसको उन्होंने पटना में छोड़ दिया था, और पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ, जन्म हुआ। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था, 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह 1676 में सिखों के कौन, 10वें गुरु बने और 1699 में क्या, खालसा पंथ की स्थापना किया था। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख क्या था, तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। किसका, फ्रेंड्स, तो यहीं पे हम लोगों का मध्यकालीन बिहार के इतिहास बिहार के अंतर्गत समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो को देखकर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और आगामी मॉडर्न हिस्ट्री बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसको आप लोग लाभ लेना न भूलें। धन्यवाद।